Namaste and welcome to this exciting episode of Sapthology Debunking Mythology। आज हम गहन राज्य या काला डिब्बे के अंदर घुसेंगे। इसमें इस शब्द ने लोगों को इतनी परेशानी में डाला हुआ है कि कहीं कुछ भी नहीं होता, इस काले डिब्बे में डाल दिया जाता है। तो आज हमारे साथ मेरे मित्र और मेरे भाई समझ लीजिए, और वो जुड़ेंगे और हम लोग इस पे बड़ा हंसी खिसी वाली बातें करेंगे, लेकिन साथ में आप पेन और पेंसिल उठा लीजिए और नोट्स बनाइए। विदाउट डिले लेट अस वेलकम श्री देश कपूर जी फ्रॉम दृष्टिकोण। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार आदित्य जी, ऑलवेज गुड टू मीट यू, ऑलवेज गुड। हमेशा अच्छा लगता है आपके साथ बात करके, बहुत कुछ सीखने को। मेरा सौभाग्य है। ये काले डिब्बे ने बहुत बहुत बकड़वी मचाई हुई है, तो कहाँ से शुरू करें इस काले डिब्बे के बारे में? कहाँ से शुरू करें? आई थिंक इसका पहले तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। और तो ये क्या है, अगर हम ऊपर देखें सबसे लाइक ऊपर, तो एक एट द टॉप इज अ ग्लोबल एलीट कह सकते हैं उसको। तो एक क्राउन काउंसिल भी कहते हैं कुछ लोग, कमिटी ऑफ 300 भी कहते हैं। ये ना सबसे बड़ी जो फैमिलीज पहले रही हैं, रॉथशाइल्ड्स हैं, रॉकफेलर्स हैं, तो वो प्लस कुछ रॉयल फैमिलीज, वो सब मिला के ये लोग ये बनता है क्राउन काउंसिल, कहते हैं ऐसा। और ये डिसाइड करते हैं ओवरऑल एजेंडाज जो होते हैं, जो फाइनेंशियल सिस्टम्स, वॉर्स, रिसोर्स कंट्रोल्स। और इनके नीचे आता है थिंक टैंक्स, जो स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स हैं, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, ट्राइलैटरल कमीशन, चैथम हाउस एंड क्लब ऑफ रोम। इनफैक्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कहते हैं इट्स अ डॉटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लब ऑफ रोम। फिर एक है वो सीक्रेटिव फोरम्स होते हैं, बिल्डरबर्ग ग्रुप, राउंड टेबल ग्रुप्स और फ्री मेसन्स टाइप, स्कल्स एंड बोन्स, वो येल यूनिवर्सिटी से आता है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये स्ट्रेटेजाइजिंग और डायरेक्टिव्स देते हैं टू द लोअर लेवल। लोअर लेवल पे आते हैं ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे यूनाइटेड नेशंस हुआ, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स। ये पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं। तो ये लोग गवर्नमेंट, जो ग्लोबल एजेंडा जो ऊपर से सेट होता है, जो एलीट से सेट होता है, स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स में और रिफाइन होता है, वो ये लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आगे गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेशन के थ्रू रन करती हैं। फिर आते हैं नेशनल लेवल एक्टर्स, जैसे ब्यूरोक्रेसीज हुई, इंटेलिजेंस एजेंसीज हुई, मीडिया हुआ, जुडिशरी हुआ। तो ये लोग जो है नेशनल लेवल पे काम करते हैं। फिर उनके लॉज कैसे रन करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन रन करनी है, वो जो ऊपर वाले जो डिसाइड करते हैं, वो ये लोग डिसेमिनेट करते हैं। फिर लोकल लेवल पे लोकल इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं, वहां पर यूनिवर्सिटीज, एनजीओज, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जब मैं देख रहा था ना, ये पूरा जो वेब है ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जब मैंने उसको कंसोलिडेट किया, तो मेरे को ये वाला हायरार्की, ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया कि ऐसे ऐसे हम इसको 5 टियर, ये एक स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में समझ में आया, जो मैंने उसको ले डाउन किया। तो अगर हम देखें, जैसे आजकल बहुत बात होती है जॉर्ज सोरोस की। जॉर्ज सोरोस वुड प्रॉब्ली बी अराउंड टियर 4 एंड टियर 5, जिस तरह वो ऑपरेट करता है। अब जैसे मैं सपोज करो बात करूं बिल्डरबर्ग ग्रुप की, फॉर एग्जांपल। अब बिल्डरबर्ग ग्रुप जो है वो हर साल मिलता है, राइट? वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि वी फॉस्टर डायलॉग एंड स्ट्रेटजी एंड ऑल दैट। पर अगर ये देखें उसको, और ये स्टार्ट हुआ 1954 में, प्रिंस जो था नीदरलैंड का, उसने शुरू किया था ये सब। और इनका एक होता है चैथम हाउस रूल। चैथम हाउस रूल होता है कि देयर इज एक कॉन्फिडेंशियलिटी का एक वो होता है, आइडिया रखते हैं वो, कि हम कॉन्फिडेंशियल ये डिस्कशंस हैं, आप इनको यूज कर सकते हो, पर आप ये नहीं बता सकते कि किसने कब क्या बोला था। तो ये इस तरह से होता है। अगर आप वो हर साल का
एजेंडा और पार्टिसिपेंट्स, वो दोनों को पब्लिश करते हैं। और अगर आप वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं और जो एजेंडाज हैं अगर उनको देखो तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंसाइट्स मिल सकती हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि बिल क्लिंटन, मार्गरेट थैचर, एंजेला मर्केल, इमैनुअल मैक्रॉन और टोनी ब्लेयर, ये सारे के सारे अपने जिस साल में ये पहली बार वो इलेक्ट हुए थे एज नेशनल लीडर्स, जैसे बिल क्लिंटन जब प्रेसिडेंट बना था तो 1991 में वो जब वो गवर्नर था आर्कनसा का, तब वो गया था जस्ट प्रायर टू हिज प्रेसिडेंसी। मार्गरेट थैचर 1975 में, जस्ट बिफोर शी बिकेम यूके प्राइम मिनिस्टर, शी वेंट देयर। एंजेला मर्केल ने अटेंड किया 2005 में, वो उसी साल चांसलर बनी जर्मनी की। इमैनुअल मैक्रॉन 2014 में, जस्ट बिफोर द प्रेसिडेंसी। टोनी ब्लेयर 1993 when he was just an MP, but just prior to becoming the UK Prime Minister. So वो क्वेश्चन ऑब्वियसली आता है कि भैया एक साल पहले जब उनको कोई जानता भी नहीं था, अब बिल क्लिंटन एज हम जानते हैं यहाँ पर यूएस में एज गवर्नर ऑफ आर्कनसा, वो उसका कोई वजूद ही नहीं था, वो सडनली आया एंड ही बिकेम अ प्रेसिडेंट। हाउ? सो देयर आर एक बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं। तो उसमें रॉयल्टी भी गई है, मतलब प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस फिलिप्स, वो सब लोग भी गए हैं। अगर हम बिजनेस लीडर्स में देखें, जेफ बेसोस भी गया, एरिक श्मिट्ज तो रेगुलर अटेंडी है, सत्य नडेला 2023 में गया, पीटर थियल जो पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज का जो वो है को फाउंडर और पेपैल का, वो रेगुलर अटेंडी है। हेनरी किसिंजर, फरीद जकारिया फॉर एग्जाम्पल। तो ये लोग वहां जाते रहे हैं। और अगर हम एजेंडा देखें, टॉपिक्स देखें, तो बड़े इंटरेस्टिंग है। मतलब पिछले सिंस आई थिंक 2018 या 2016 चाइना और रशिया हमेशा आते रहे हैं, इंडिया नहीं आता था। इंडिया आया 2023 में। एनी गेसेस व्हाई? ऑब्वियसली राइट कि 2024 में इलेक्शंस आ रही थी, तो वो 2023 में उन्होंने डिस्कस करना था उसको कि क्या करना क्या है उसके उसके बारे में। और बिल्डरबर्ग ग्रुप ना, इसका मेरे को आभास हुआ कि ये क्या चीज है, जब मैंने वो पीबीडी एक वो है पॉडकास्ट है, उसमें एनिक लूकस का इंटरव्यू मैंने देखा। तो उसने बताया कि कैसे डेविड रॉकफेलर उसको वहां लेकर गया, like he was grooming her since when she was 9 years old for sex slavery, and she was being उसको वो एक हैंस हार्मसन है, एक बंदा जो नाजीज के साथ भी उसका लिंक था, उसने उसको माइंड कंट्रोल के लिए प्रिपेयर किया। और ये भाई साहब जो हैं, ये 1972 में उसको लेकर गए थे वहां पर। हम 1972 में उसको वहां लेकर गया ताकि वो उसको रॉथशाइल्ड्स के लिए यूज कर सकें। उसने रॉथशाइल्ड के लिए उसको यूज किया, वो बैरन रॉथशाइल्ड था। उसके अगर पार्टिसिपेंट की लिस्ट देखो तो उसमें आता है, तो बैरन रॉथशाइल्ड वहां गया था और डेविड रॉकफेलर भी था। तो ये उसको वहां यूज करता था डेविड रॉकफेलर, ये एनिक लूकस ने बोला। तो बिहाइंड द सीन्स क्या चलता था वो कुछ और चलता था, आगे के लिए क्या दिखाते थे वो कुछ और दिखाते थे। तो अगर डेविड रॉकफेलर सिर्फ एक के लिए यूज नहीं करता था, ही हैड अ कंप्लीट ग्रुप ऑफ सच गर्ल्स एंड विमेन, लाइक वो खुद उसको वो कहते हैं वो छोटी बच्चियों को वो टॉर्चर करता था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें बिहाइंड द सीन्स, अगर खरोचना शुरू करें इन चीजों को, परतें उठानी शुरू करें, तो पता चलता है कि वहां और बहुत कुछ चलता था जो आगे जाके एस्पिनाज में और ब्लैकमेलिंग में यूज होता है इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। रॉकफेलर का, जैसे अगर रॉकफेलर की अगर हिस्ट्री देखें तो वो तो सब जानते हैं कि वो कैसे जो ओरिजिनल जो रॉकफेलर था
John Rockefeller, like he was actually उसके पास almost 90% of oil and gas था, oil refineries थी US की, you know, 1800 like late 1800s में. और वो भाई साहब ने ही एक्चुअली उसने एक वो थी रिपोर्ट थी, वो यूज करके ही टुक ओवर द एंटायर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. और उसने सारा का सारा जो आज हम देखते हैं जो मेडिकल फील्ड के अंदर, उसने ही गॉट इनटू दैट एंड उसने जितने अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं उसको साइड पे किया, उसको क्वैकरी बोला. और जो ये वो जो पेट्रोकेमिकल बेस्ड जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उसको आगे लेके जाकर ही एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड न्यू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, न्यू मेडिकल इंडस्ट्री. तो मेडिकल स्कूल्स में वही एलोपैथी पढ़ाई जाती थी. एलोपैथी जो थी उसका दो फायदे थे. एक तो ये था कि वो उसका पूरा बेस जो है, बहुत लोग नहीं जानते पर ऑलमोस्ट 99% ऑफ ऑल द एलोपैथिक मेडिसिन जो है उसका बेस जो है वो पेट्रोकेमिकल्स है. और एक तो वो था जो देख उसके वो पीछे लिंक होता था. दूसरी चीज ये थी कि इट वाज पेटेंटेबल, मतलब उसको पेटेंट किया जा सकता था. ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को आप पेटेंट नहीं कर सकते थे. आप कैसे होलिस्टिक मेडिसिन को आप पेटेंट करोगे, पर इसको पेटेंट कर सकते थे. और वो जो केमिकल्स हैं उनको आप पेटेंट करके आगे बढ़ा सकते थे. अगर आप देखो वो लिंक्स जो आप देखो उस पूरे रॉकफेलर का और फार्मास्यूटिकल्स का एंड जो केमिकल्स है पेट्रोकेमिकल्स, उसका सीधा लिंक एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के साथ बहुत स्ट्रांग था. तो ये जो टेक ओवर है ऑफ व्हाट हैज हैपेंड टू द मेडिकल फील्ड, द फार्मास्यूटिकल फील्ड, द फूड इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ द फूड के जो वो है प्रिजर्वेटिव्स और जो एडिटिव्स हैं सारे पेट्रोकेमिकल्स हैं. Now, increase of cancer, increase of autism, increase of all those things has happened because हम एक फॉरेन केमिकल्स डाल रहे हैं. सो ये जो पूरा जो टेक ओवर है ऑफ द वर्ल्ड इन दैट सेंस, और पूरे अल्टरनेटिव मेडिसिन को साइड पे कर दिया. लोग बात करते हैं जो ये पतंजलि का हुआ था, कैसे वो पतंजलि को टारगेट किया गया था. वो एक सिर्फ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नहीं थी जो टारगेट कर रही थी. पूरा एक पूरा हम फॉर लैक ऑफ बेटर टर्म सारे बोल रहे हैं डीप स्टेट कर रहा है. हाँ, डीप स्टेट कर रहा था बिकॉज डीप स्टेट जो सेटअप हुआ है, इनफैक्ट जो कैंसर लाइक बॉडीज जो सेटअप हुई थी, अमेरिका की जो कैंसर बॉडी थी वो रॉकफेलर ने डायरेक्टली की थी. जो मेडिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अमेरिका में थी, जो ब्रिटेन में थी, और ब्रिटेन से जो इंडिया में थी उस समय, क्योंकि वो इंडियन मेडिकल जो काउंसिल है उस समय सेटअप हुआ था. ये सारी उन्हीं की सेटअप की हुई थी कि खास एजेंडा आगे को फॉलो करेंगे और हर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का जो रूट है उसको हम निकाल के बाहर फेंकेंगे. अगर कोई आएगा तो उसको हम चैलेंज करेंगे और उसको नीचे गिराएंगे. तो हम एक तरह से ठीक कह रहे थे, पर हम ये नहीं समझ रहे थे कि उसकी डिटेल क्या है. उसकी डिटेल को समझना बहुत जरूरी था. और मैं जब ये देख रहा था ना, जब मैं पढ़ रहा था रॉकफेलर के बारे में, पूरी हिस्ट्री के बारे में, तो मैंने देखा कि मैंने उसका जो पूरा मिशन जो था वो मैंने रखा, और आयुष का जो इन्होंने मिनिस्ट्री सेटअप की है, मैंने उसका जो मिशन रखा. आयुष इज डायरेक्टली टेकिंग ऑन दैट एंटायर मिशन ऑफ व्हाट रॉकफेलर सेट आउट टू डू. सो अगर वो अटैक कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन फार्मास्यूटिकल्स को, इंडियन होलिस्टिक मेडिसिन को, तो उसके पीछे एक पूरी कहानी है. वो कहानी जानना बहुत जरूरी है. तो यहां से अगर हम अब इसको समझने की कोशिश करें, बिकॉज जैसे आपने कहा ना, ये एक ब्लैक बॉक्स है, हम हर चीज को ब्लैक बॉक्स में फेंक देते हैं बिना समझे कि वो ब्लैक बॉक्स में है क्या. राइट? हम ये नहीं समझ पाते कि उसका एक एक जो वो है धागा है वो कैसे एक दूसरे की चीजों के साथ जुड़ा हुआ है. उन्होंने कैसे इसको क्रिएट किया, इस पूरे तंत्र को क्रिएट कैसे किया. अगर हम ये समझें कि उन्होंने इस पूरे तंत्र को कैसे क्रिएट किया, तो हमें ये समझ में आएगा कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है.
सी जब ये RFK जूनियर की जो जो हुआ है जो नॉमिनेशन हुआ वो इसीलिए ज्यादा जरूरी है बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को इतने बारीकी से समझ पाएंगे एंड ही इज वन ऑफ दोज लाइक कुछ लोग होंगे जैसे ठीक है विवेक रामास्वामी को मैं बहुत अच्छा वो बड़ा समझदार मानता हूँ बट पॉइंट इज समटाइम्स वो ऐसी बातें बोलता है जो मे बी इम्प्लीमेंटेशन में इतनी आसान नहीं होंगी बट RFK जूनियर जो है वो ही एटलीस्ट अंडरस्टैंड्स के सारे जो बारीकियां हैं जो इस पूरे तंत्र की वो क्या है और मोर इम्पोर्टेंटली ब्यूरोक्रेसी को कैसे हैंडल करना है बिकॉज बहुत कम लोग US में ये चीज समझ पाते हैं पूरी तरह से तो ये मैं इसी के लिए मैं उसको ज्यादा अच्छा मानता हूं क्योंकि अगर ये हो गया तो आप ये समझ लो कि बहुत तगड़ा एक वो होगा मतलब फाइट बैक होगा अगेंस्ट द डीप स्टेट या गहन राज्य जिसे हम कहते हैं तो यहां से हम शुरू कर सकते हैं सारी कहानी अब आगे फिर डिस्कस करते हैं कि और किस डायरेक्शन में जाना है नहीं, आपने बहुत अच्छा बैकग्राउंड रखा है दर्शकों के लिए बिकॉज ये सब चीजें ऑलरेडी मीडिया पे डिस्कस हो चुकी हैं लेकिन सत्तालॉजी पे पहली बार आई है और मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा जो अन्य सोशल मीडिया पर भी इस तरह की इंफॉर्मेशन बाहर लाते हैं। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि कॉलोनाइजेशन तो नेवर एंडेड, यूनाइटेड नेशंस से कॉलोनाइजेशन बिकेम ऑफिशियल। करेक्ट। आज भी ब्रिटेन की 19 कॉलोनीज हैं जो उसने ऑक्यूपाई करके रखी है पूरी दुनिया में और एंड आई विल शो द मैप्स आल्सो। पूरा हमारा तैयारी है इसकी इस विषय में। तो सो द पॉइंट इज कि ये कॉलोनाइजेशन नेवर एंडेड एंड तो मुझे एक बात बताइए कि व्हाई आर वी ऑलवेज, मतलब जो मानसिकता जो हमारी देशों में बड़ी पड़ी है कि पश्चिम में कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो पूर्व से गड़बड़ी क्यों नहीं होती, सिर्फ पश्चिम से गड़बड़ी क्यों होती है? वो जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट ऐसा है कि वो चीज को यूज करना चाहता है। सी मैं इसको ऐसे देखता हूं, जब ध्यान जो है या मेडिटेशन जो है जब ईस्टवर्ड गया तो वो अपने आप में एक डिफरेंट डायरेक्शन में जरूर गया पर इवॉल्व भी हुआ। ध्यान से वो छान बना, छान से ज़ेन बना, फिर वहां एक अलग उसका रूप बना, पर वो रूप काफी सशक्त रूप था। पर वही वाला रूप, वही वाला ध्यान या मेडिटेशन जब वेस्टवर्ड आया तो वो एक सर्टिफिकेशन बन गया कि आप एक स्कूल बना दिया, एक स्कूल खोल लिया, सर्टिफिकेशन दे दी, तो आपने मेडिटेशन अब आपको आगे मेडिटेशन करनी। आप ये नहीं समझ पाए कि वो मेडिटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बीइंग मेडिटेटिव इज मोर इंपॉर्टेंट, पर वो समझ नहीं पाए। तो उनका अगर मैं इसको ऐसे देखता हूं, मैं इसको कहता हूं कि द राइचियसनेस फ्रेमवर्क ऑफ पावर। राइचियसनेस फ्रेमवर्क क्या है कि जो राइचियसनेस है जिसे क्रिश्चियन थियोलॉजी में वो डिस्कस करते हैं, वो है कि सिर्फ गॉड जो है उनके क्रिश्चियन थियोलॉजी में सिर्फ वही राइटियस है, और ह्यूमन बीइंग्स क्योंकि वो सिन किया हुआ है उन्होंने, इसलिए वो राइटियस है ही नहीं। मतलब राइटियस का मतलब होता है कि किसकी बात को माना जाए, किसकी बात को जस्टिफाइड माना जाए, किसको ट्रूथ माना जाए। तो अगर वैसे देखें तो वो कहते हैं सिर्फ जो गॉड है वही राइटियस है। अब बाय डिफॉल्ट क्योंकि उन्होंने वो जीसस को वर्जिन बर्थ माना, तो उन्होंने कहा कि बाय डिफॉल्ट जीसस वाज द ओनली राइटियस लाइक लिविंग पर्सन, राइट, क्योंकि गॉड था एंड वो ह्यूमन ही था। अब ह्यूमन बींग्स जो है, पोप या बाकी लोग, क्या वो राइटियस हो सकते हैं? वो कहते हैं हाँ राइटियस हो सकते हैं, पर उनके पास इंप्यूटेड राइटियसनेस आएगी। इंप्यूटेड राइटियसनेस का मतलब ये होगा कि अगर वो सबमिट कर दे कोई अपने आप को टू जीसस, देन दैट पर्सन इज राइटियस। अब अगर आप देखो ऊपर जीसस, बाइबल एंड आपकी सबमिशन, तो ये ट्रुथ है, ये ट्रुथ को कॉर्पोरेट करती है, और आपकी सबमिशन जो है आपको इंप्यूटेड राइटियसनेस देती है। यूएन चार्टर और
बाकी सारी कंपनीज, योगा अलायंस, उनकी सर्टिफिकेशन, और बाकी सारे योगा टीचर्स। अब आप कुछ भी देख लो, कोई भी फ्रेमवर्क ले लो, आप कहीं भी जाके आप लाइक आपको वो सीए का फ्रेमवर्क देखना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है इंडिया में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट, उनके वो बायलॉज और रूल्स, उनकी जो सर्टिफिकेशन है वो, एंड बाकी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये जो पूरा तंत्र बना है, इसमें लाइक यू कैन नॉट like become like go on a spiritual path. You can only dominate. Like it's a framework of control. वो आप समझ रहे हो, जिसके पास like इसका कंट्रोल है वो हर चीज पे कंट्रोल करता है, और यही चलता रहा है। तो जो आप कह रहे हो ना, बिल्कुल सही कह रहे हो कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये राइटियसनेस फ्रेमवर्क जो था उसको कॉलोनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में डाल दिया। उन्होंने कहा चलो अब हमने वो, क्योंकि हम रूल करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि कौन जीसस है, फिर हम ये भी डिसाइड करेंगे बाइबल क्या होगी, फिर हम डिसाइड करेंगे कि अगर आप उस बाइबल को और उस जीसस को सबमिट करते हो अपने आप को, तो आपके अंदर वो लाइक थोड़ा वो जस्टिफाई होने की बात आ जाएगी। ये थिंग है, एक ना डॉक्टर होमी भाभा है, नॉट न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बट एक डॉक्टर होमी भाभा है, हार्वर्ड के सोशियोलॉजिस्ट। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग वो रखा था, उन्होंने कहा, वो इसको मिमिक्री बोलते हैं इस पूरे फिनोमिनन को। वो कहते हैं ये जो है ये मिमिक्री होता है कि जो कॉलोनाइजर है वो जो कॉलोनाइज है वो कॉलोनाइजर को मिमिक करता है हर चीज में। तो कॉलोनाइजर जो है वो ये क्या कहते हैं, वो ज्यादा प्रमोट करता है कि हाँ जो कॉलोनाइज लोग हैं वो उसको मिमिक करते रहें, बिकॉज उस मिमिक्री में वो उसके वहां तक तो पहुंच जाएंगे, मतलब उसके पास तक तो पहुंच जाएंगे, पर दे विल नेवर बिकम इट। सो दे विल ऑल बी सो दे विल बिकम ऑलमोस्ट लाइक द कॉलोनाइजर बट नॉट क्वाइट। सो यू अंडरस्टैंड? सो वो पावर बनी रहेगी। अब जो सारे राय बहादुर, सारे वो जो सर बने होते हैं, या हमारे जो इंडिया के इतने सारे जो बिजनेसमैन हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, नेहरू साहब, they were mimic men. They were trying to mimic them, like mimic the colonizer, but they were never quite the colonizer. So उस तरह से वो कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि अब ये पूरा जो मैं कह रहा हूं सबमिशन, ये एक सबमिशन का एक्ट है ना, जो मिमिक्री है। तो वो जो सबमिशन का एक्ट है, दैट कैन मेक यू क्लोज टू द आइडियल बट नॉट क्वाइट। तो उसके अंदर ये कॉलोनाइजेशन जो आप कह रहे हो ना, जो चलती रही वो चलती रही। अगर आप देखो जो CFA फ्रैंक की जो करेंसीज हैं, जो कितनी 14 अफ्रीकन कंट्रीज में आज भी चलती हैं, बिल्कुल चलती है, राइट? अब नाम को फ्रेंच आर द मोस्ट लिबरल, मोस्ट डेमोक्रेटिक, मोस्ट फिलोसॉफिकल यूरोपियंस लाइक आउट देयर, राइट? वो तो मतलब ऐसे रहता है कि उनसे ज्यादा लिबरल तो कोई है ही नहीं, पर आज भी वो कॉलोनाइजेशन उनकी चली हुई है। मतलब इन 14 कंट्रीज में उनके नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसके ऊपर फर्स्ट अथॉरिटी फ्रांस की है। अगर फ्रेंच कंपनी अगर रिफ्यूज कर दे तो वो किसी और कंपनी के पास जा सकते हैं, वरना वो फ्रांस के पास ही जाएंगे। यस, राइट? तो वो कॉलोनाइजेशन खत्म नहीं हुई है। इनफैक्ट मैं एक देख रहा था, वो मतलब मैंने एक न्यूज लेटर में भी लिखा था कि व्हाई इज द वेस्ट रिच। सो जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च की तो मेरे को समझ में आया कि आज भी, मतलब अगर हम देखें 1960 से लेके अभी तक, तो $135 ट्रिलियन वहां से निकाले गए हैं ग्लोबल साउथ से, राइट? तो $35 trillion stolen from the global south. From the global south. Wow. And it was 45 onwards or 1492 onwards? मैं उसको मैं चेक करके बता सकता हूँ कि वो कितना था।
भाइयों जो भी आप देख रहे हैं, वो सॉरी 1960 से लेके अभी तक 152 ट्रिलियन डॉलर्स, सॉरी। वाओ, 1962 till now, $152 trillion. अगर आप वो एक सेकंड दो तो मैं शेयर भी कर सकता हूँ अपना वो। शेयर कर दीजिए। I mean, दोस्तों, when you are watching this, you just imagine how much, कितना चुराया गया है। और मजे की बात यह है, 73 के बाद से तो ये लोग मनी इज ग्रोइंग ऑन ट्रीज, छाप रहे हैं, दे रहे हैं, और हम लोग मुफ्त में उनको सारा सामान दे रहे हैं और पेपर खरीद रहे हैं। वही तो। यस, ये देखिए आप, सो ग्लोबल नॉर्थ और द एडवांस इकोनॉमीज हैड ड्रेन्ड $152 trillion when accounting for the loss growth from 1960 to now. राइट, ये अल जजीरा में आर्टिकल आया था, इसके बारे में था। फॉर ये जानना जरूरी है कि साउथ रिसीव्स in aid from agencies managed by Global North, they lose $14 in drain. मतलब $1 for every dollar that is sent to Global South, $14 are taken out. ये लोग तो कोई देते थोड़ी नहीं है, ये like they are giving you 1% of what they stole. तो what is the business thing है ना कि 1% इन्वेस्ट करो, 99% गेन करो। सी अफगानिस्तान का आप देख लो, $2 ट्रिलियन वहां पर लगाया गया, $2 ट्रिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया यूएस ने अफगानिस्तान में। वो सब कहाँ गया? वो सब ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के पास गया। कहते हैं 90% ऑफ व्हाटएवर वाज इन्वेस्टेड बाय अमेरिका इनटू अफगानिस्तान केम बैक। वाह। सो लाइक अगर आप देखो वो लेट मी like discuss this for a little while. They are saying मैंने कहीं और भी वो उसके बारे में लिखा था, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बारे में, कि अमेरिका हैज स्पेंट $350 trillion in the since 1945, after the World War II, in its military. So if you really look at it, उन्होंने उसमें ये भी था कि जो रैंड कॉर्पोरेशन, मैं देखता हूँ, अगर मैं उसको सर्च कर सकता हूँ, अगर वो आता है तो दिखता हूँ। खैर एनीवेज, वो मैं ये बता सकता हूँ कि जो रैंड कॉर्पोरेशन जो है, लाइक उसने एक स्टडी की थी लाइक अबाउट दिस। अगर हम उसको पूरे को देखें, $350 ट्रिलियन जो उन्होंने मिलिट्री में यूज किया, एंड हाउ दे हैव एक्चुअली स्पेंट almost $165 trillion in the wars that have happened since the 1940s. अगर सिर्फ यही अगर हम देख लें तो like you will know that like that has been the biggest money transfer or wealth transfer from the US taxpayers to the elite few of the military industrial complex. तो जब हम वो गहरे राज्य के बारे में बात करते हैं ना, वो जो हमने बात की थी ग्लोबल एलीट के बारे में, तो बाकी लोग तो जो वॉर्स डिसाइड करते हैं, वो वॉर्स इसलिए डिसाइड करते हैं बिकॉज दैट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ट्रांसफर दैट हैपेंस। और ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप वेल्थ ट्रांसफर कर भी लो, अगर उससे अगर अमेरिकन को फायदा हो रहा है तो मैं समझ भी सकता हूं, अमेरिकन को भी फायदा नहीं हो रहा। यू अंडरस्टैंड? अमेरिकन यहाँ था एक बड़ा अच्छा, मैंने वो किया था, निकल नहीं रहा वो मेरा उसमें। तो देश कपूर जी बताइए कि ये पैसा रखते किधर है, कौन सी बैंक में रहता है ये? वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि कहाँ रखते हैं ये। अगर इतना पैसा हर आदमी, हर अमेरिकन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली एवरी अमेरिकन विल हैव $1 million। हाँ, तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वो कहां पर वो गया पैसा और वो किसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ। ये बात मैं दिखाना चाहता हूँ कि so a typical black man earning $35,000, you are being paid at least $26,000 a year less than you would have had income distribution had the
income distribution held constant. If you're a college educated, prime aged, full time worker earning 72,000, like you are actually like earning like 48,000, at least 48,000 less, right? So basically वो जो इन्होंने जो ये किया, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई वेल्थ की, तो उसके ऊपर ये एनालिसिस था कि इतने सारे जो पैसे इन्होंने ट्रांसफर हुए फ्रॉम द टैक्स पेयर टू दोस फ्यू कंपनीज, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की कंपनी, जो लोग आज 72,000 कमा रहे हैं वो 135,000 कमा रहे होते, जो 35,000 कमा रहे हैं वो 61,000 कमा रहे होते। तो बेसिकली अगर तो अमेरिकन्स, नॉर्मल अमेरिकन्स, उनको फायदा हुआ होता तो भी समझ सकते थे कि आपने जाके इतने सारे लोगों को मारा, इतने सारे लोगों को बर्बाद किया, इतना कुछ उठाया वहां से, तो आपको कुछ फायदा तो हुआ कम से कम अमेरिकन्स को जो वोट कर रहे हैं इनके लिए। वो भी नहीं हुआ, वो भी कुछ को हुआ, आपका पैसा भी निकाल लिया टैक्स पेयर का, फायदा भी ले लिया, वो सारे पैसे भी इकट्ठे कर दिए और पूरी दुनिया को भी बर्बाद कर दिया। तो मैंने ना वो एनालिसिस किया था अफगानिस्तान का, मतलब बहुत लोग नहीं जानते कि जो सोवियट्स को अफगानिस्तान से यूएस ने नहीं निकाला था, पाकिस्तान ने भी नहीं निकाला था, तालिबान ने भी नहीं निकाला था, उनको अफगानिस्तान से एक वो था, कमांडर था अहमद शाह मसूद, उसने निकाला था। ये अहमद शाह मसूद जो था, ही वॉज एक्चुअली नॉर्दर्न अलायंस का लीडर था। मेरी नजर में उससे अच्छा मिलिट्री कमांडर शायद पूरे ईस्टर्न रीजन में और कोई नहीं आया। ही वॉज सच अ ब्रिलियंट गाय। ही ब्रॉट डाउन द एंटायर सोवियट्स, और बाद में नॉर्दर्न अलायंस को रशिया, ईरान और इंडिया ने बाकी आगे जाके फाइनेंस किया था। तो जब ये 9/11 होना था तो तालिबान के वहां पर अलकायदा वॉज अ गेस्ट, तो तालिबान ने उसको बोला अलकायदा को, भैया ये 9/11 करने से पहले आप पहले इसको उड़ाओ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो बंदे बुलवाए, मोरक्कन्स थे फ्रॉम द यूरोपियन ग्रुप ऑफ अलकायदा, वो पाकिस्तान में 3 महीने रहे, उसके बाद जाके वहां पर उन्होंने ब्लास्ट कर दिया, मतलब सुसाइड बॉम्बिंग की, एंड ही डाइड। तो उस समय जो उसके जो कमांडर्स थे वो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने अलकायदा और तालिबान के पीछे पड़ गए, एंड दे स्टार्टेड पुशिंग देम एंड ब्रॉट देम टू अ प्लेस कॉल्ड कुंदूज। अफगानिस्तान में एक जगह है कुंदूज, वहां तक ले आए। 33,000 अलकायदा एंड तालिबान एक्चुअली सरेंडर टू देम, एंड 4 to 5,000 इट इज सेड वो उनको मिले नहीं, कहां चले गए वो 4 से 5 जो हजार थे लोग। तब पता चला कि अमेरिका ने, ये मुशर्रफ साहब उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डिक चेनी को और बुश को फोन किया और कहा कि भैया हमें हमारे कमांडर्स जो हैं, मिलिट्री कमांडर्स, आर्मी के लोग, पाकिस्तान आर्मी के, वो अलकायदा तालिबान के साथ लड़ रहे हैं, मुझे बाहर निकालना है, तो इफ यू वांट मी एज अ पार्टनर देन आई विल हैव टू टेक देम आउट। तो बुश और चेनी ने मुशर्रफ को एक एयर पैसेज दिया, फ्री एयर पैसेज फॉर 4-5 नाइट्स। 4 से 5,000 लोग वहां से निकले। नवंबर 25 of 2001 की बात है कि they had Northern Alliance had encircled Al-Qaeda and Taliban। मैं ये बना नहीं रहा अपने आप से, ये these are facts and these are reported। आप जाके कुंदूज एयरलिफ्ट या एयरलिफ्ट ऑफ इविल इसको जाके सर्च करो तो आपको पता चलेगा। जितने 4 से 5,000 लोग वहां गए तालिबान और अलकायदा के, वही वापस आए ना मारने के लिए। सारे जो अमेरिकन जो ये आर्मी के लोग और वो जो अफगान जो मरे उसके बाद, उसको किसने मारा? तालिबान और अलकायदा वाले लोगों ने। जो पाकिस्तान में रहते थे वही वापस आए। तो क्वेश्चन हमें ये पूछना चाहिए, जब वो वॉर जो है अगेंस्ट तालिबान एंड अलकायदा जो लड़ने जा रही थी वो अमेरिका, वो तो नवंबर में ही फिनिश हो जाती, तो उन्होंने जाने क्यों दिया? क्योंकि वो वॉर खत्म करना ही नहीं चाहते थे। उसके बाद वो वॉर 20 साल चली, $2 ट्रिलियन खर्च हुए, और उसके बाद भी तालिबान जिंदा रहा, जबकि वो खत्म हो गया होता। तो
तो ये पूछना चाहिए जो अमेरिकन वेटरन्स हैं टू द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या डीप स्टेट जिसे कि बोलते हैं, कि भैया आपने हमें मारने के लिए वहां भेजा था, बिकॉज आपने तो वो लोग पहले तैयार करके रखे थे ना, राइट? दीज आर द क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आस्क्ड बट नोबडी आस्क्स. तो ये करा गया है कि जो वॉर्स हैं, सी अमेरिकन मिलिट्री इज बाय फार, आई मीन बाय फार द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड. वो अगले 9 जो हैं, 9 या 10, वो पूरी मिला भी लो तो उसके आसपास भी नहीं आती. फिर भी अमेरिका हैज नॉट वन अ सिंगल वॉर सिंस वर्ल्ड वॉर 2. व्हाई? इनफैक्ट 2 तो ऐसी ह्यूमिलेटिंगली लूज की है इन्होंने, जो अफगानिस्तान की या वियतनाम की, कि इनको लास्ट के बस प्लेन में बैठ के भागना पड़ा. अगर वो प्लेन में बैठ के ना भागते तो उनको मुसीबत पड़ जाती. तो ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इज इट दैट सच अ बिग मिलिट्री keeps on losing all the wars despite being the strongest by far? The only reason is they are not in it for winning the wars. They are in it for making profits. तो जब ये गहरा राज्य हम देखते हैं और जब उसके बारे में डिस्कस किया, तो अगर हम उसकी वो देखें, क्या कहते हैं, वो आपने आई थिंक वो ऑन किया था, अगर आप उसको निकाल लो तो आप देखोगे कि कैसे हाउ दीज गाइज हैव वॉर्स जो हैं एंड ये सारी चीजें कैसे लेकिन उन्होंने आगे बढ़ाई हैं. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगर इसको डीप में जाने की कोशिश करो और समझने की कोशिश, मतलब इसको अगर हम ब्लैक बॉक्स करके हम अगर जैसे पूरा मीडिया डिस्कस करता है ना, अगर ऐसे डिस्कस करें ना तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा. हम लोग इसी को सीरीज बनाएंगे, पहला वीडियो है तो लेट्स मेक इट अ सीरीज. तो वन बाय वन you know what we are discussing now and then we can work out what we are going to discuss next, है ना? करेक्ट. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने बड़ा अच्छा आपने बताया, मोरक्को से इधर से कनेक्ट किया. एक जगह में थोड़ा सा लॉस भी हो गया था बीच में. एक मुझे कमिंग टू दिस टॉपिक में, यहाँ पे ये जो भारत में इतना ज्यादा यू सी व्हाट हैज हैपेंड नाउडेज, दैट राहुल गांधी को देशद्रोही घोषित किया और ये सब किया, बट एक मेजर रोल हैज बीन टू क्रिएट पाकिस्तान एज ए एनिमी स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू रेडिकल इस्लाम को बहुत यूज किया इस स्टेट ने. मुझे लगता है कि इस स्टेट ने, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि इजीली करप्टेबल लोग हैं पूरा मिडिल ईस्ट. आपके कुछ लीडर्स को पकड़ लो, बाकी सबको दबा देंगे वो लोग विद एनी फोर्स दे वांट. तो पब्लिक वॉइस तो कोई है नहीं वहां पे लोगों की. बट सो हाउ यू थिंक दैट दिस डीप स्टेट हैज बिगन टू यूज इस्लामिज्म एज ए टूल टू टेक ओवर देयर एजेंडा? ग्रेट क्वेश्चन, और इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है. तो हम चलते हैं 1920s और 30s में, जब सुएज कैनाल बनना था. MI5 ने, जो ब्रिटेन ने उनको वो दिया, जो ग्रांट दी थी वो बनाने के लिए, उसमें पार्ट जो था वो मुस्लिम ब्रदरहुड को स्टार्ट करने के लिए भी था. तो तब उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड शुरू किया. जो इनिशियल जो उसके जो थिंकर या जो सेटअप करने वाले थे, उनका नाम था हसन अल बन्ना, और जो रियल वो कहते हैं जो लिखने वाले लोग थे, जो बंदा था उसका नाम था सैयद कुतुब. सो सैयद कुतुब वाज द रियल थिंकर. सो he actually did a lot of commentaries on Quran and all this stuff. उनसे एक रिलेटेड थे सईद रमादान. अब क्या हुआ कि there is a very interesting, I think it's a book or like something called the first mosque in Munich. Now जो MI5 ने शुरू किया था ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, वो नाजीज ने, हिटलर ने टेक ओवर किया. उन्होंने क्या किया कि जो रशिया था, रशिया को हराने के लिए उनको लगा कि जो उसके ये उज़्बेकिस्तान या बाकी जो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं और जो उनके एथनिसिटीज जो रशिया में रहती हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं बिकॉज वो मुस्लिम्स हैं. उसको यूज करने के लिए दे स्टार्टेड यूजिंग द मुस्लिम ब्रदरहुड like folks, or the first mosque in Munich was set up during the Nazi time for just that. तो उन्होंने they started
उन्होंने एक रेडियो स्टेशन शुरू किया जिससे वो प्रोपेगेंडा रशिया में फैला सकते थे, ताकि जो एथनिसिटीज हैं उनको अपने पास लाएं और रशिया को गिराएं। ये उनका प्लान था। हुआ उल्टा, वो हिटलर साहब गिर गए। अब वेस्ट जर्मन इंटेलिजेंस जो थी उसने सीआईए के साथ मिलकर वो टेक ओवर कर लिया। वो पूरा जो जिहादी जो फ्रेमवर्क बना रहे थे नाजीज, उसको टेक ओवर कर लिया। वो रेडियो स्टेशन ही ओन कर लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने उसको आगे बढ़ाना शुरू किया। ये सईद रमादान जो है, ये आई थिंक सितंबर 1963 था कि वो दीज लाइक दिस गाय, मैं अगर ढूंढूं वो उसके बारे में, तो ही वाज एक्चुअली ब्रॉट इन इनटू द दिस थिंग, वो आइजनहावर में उसको लेकर आए थे। मैं उसकी फोटो भी दिखा सकता हूँ। आप देख रहे हो, दिखाई दे रहा है क्या? मैं दिखाता हूँ। हाँ, शेयर करिए। हाँ, मैं शेयर करता हूँ। दर्शकों वो शेयर करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ब्रिटेन ने कितनी सारी इलीगल टेरिटरीज आज भी रखी हुई है। ये आप देख रहे हो? हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो इसमें ये 1953 की बात है, सितंबर ऑफ 1953, राइट, सितंबर 23, 1953, जब ये सईद रमादान जो है यहाँ पर हु स्टैंडिंग, ही वाज द वन सेकंड फ्रॉम राइट, यू नो, यहाँ पर। सो दिस, ये सईद रमादान like was brought into the Oval Office. मुस्लिम ब्रदरहुड को वहां लाया गया था। अब ये सईद रमादान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाय है। ये 1950s, अर्ली 1950s में पाकिस्तान में जाके वो ही एस्टैब्लिश हिमसेल्फ। वहां पर जाके इन साहब ने ये इंश्योर किया कि पाकिस्तान बिकम्स एन इस्लामिक रिपब्लिक। और उस समय वो ये भाई साहब थे अल्लामा इकबाल जिसे कहते हैं ये लोग, मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था। अब ये सारे जहां से जो अच्छा इन्होंने लिखा, ये अल्लामा इकबाल ने, he actually was a fountainhead. He got this, you know, एक मौलाना साहब थे, मौलाना मौदूदी, उनको लाए, उनको कहा आप ना कमेंट्री लिखो कुरान पे एक खास तरीके से। तो उन्होंने वो उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उसका क्या था, तहीफुल, वो एक खास वो कमेंट्री का नाम है, वो जो तहीफुल मुल कुरान, ये उसका नाम था। इन्होंने, ये जमात इस्लामी के फाउंडर थे, इन्होंने ये कुरान की कमेंट्री लिखी ना। ये जो कुरान की कमेंट्री है, दैट बिकेम द बेसिस फॉर ऑल जिहादी यू नो थिंकिंग। मतलब जितना जिहादी लिटरेचर बना उसमें से निकला। इनफैक्ट जब ये वहां पकड़े गए अलहुदा वाले कनाडा में, तो जो देखने वाले हैं वो ये देख रहे थे कि जो ये तहीफुल मुल कुरान है उसकी जो बुक्स हैं, जब उन्होंने वो वीडियो वो फुटेज देखी उसको अरेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि वो वहां पड़ी हुई थी। तो बेसिकली दिस कुरान की कमेंट्री बाय मौदूदी बिकेम द बेसिस फॉर ऑल द थिंग। तो सईद रमादान, मौलाना मौदूदी and you know Sayyid Qutb, they became the founder heads of the jihadi thought, जो मिडिल ईस्ट में तो सैयद कुतुब और सईद रमादान ने वो एस्टैब्लिश की, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मौलाना मौदूदी ने की। अब इन दोनों के पीछे CIA और MI6 का हाथ था, और ये यूज करते रहे हैं ऑल थ्रू आउट ये मुस्लिम ब्रदरहुड को टू गो आउट एंड डिस्ट्रॉय एनी सोसाइटी। तो ये एक तरह का एक फ्रंट सोल्जर्स है, तो वो यूज करते हैं। इराक को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, अब सीरिया को कर दिया, पूरी तरह से लिबिया को किया, पाकिस्तान को तो कर ही रहे हैं, इंडिया को भी कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, उनको आगे भेज देते हैं, वो पूरा डिस्ट्रॉय करते हैं। वो एक तरह के दीमक की तरह ये जिहादी थॉट वो फैलती है और फैलाते हैं। उसके बाद जाके उसको क्लीन अप करने के लिए वो बम मार के सब कुछ खत्म कर देते हैं। तो दिस इज हाउ दे वर्क एंड दिस इज हाउ दे हैव ऑलवेज वर्कड। सो आपने जब कहा ना कि ये इस्लामिस्ट को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही, ऐसे ही करते हैं। वो टूल की तरह ही इस्तेमाल करते हैं इनको, और हमेशा से करते आए हैं। तभी मैंने इस जो आर्टिकल लिखा था, मैंने वो लिखा ही था, द स्टोरी ऑफ हाउ वेस्ट हैज वेपनाइज्ड इस्लाम।
because that is how they have always used, from MI6 to Nazis to the CIA. That is how they have always used them, and it's fascinating how they have मतलब like done all this. तो इसको वो अभी भी अगर आप देख लो, सीरिया में क्या हुआ है, सीरिया में वो अबू मोहम्मद अल गोलानी वो बना है, तो अगर बड़े ध्यान से उसका नाम बड़ा ध्यान से सुनना, जोलानी है, जोलानी नहीं एक्चुअली गोलानी है, पता है उसका क्या है, वो नाम क्या है, अल का मतलब होता है लोकेशन, कहाँ पैदा हुआ, वो गोलन हाइट्स ऑफ वो सीरिया में हुआ था। वो ना 5 साल अमेरिका में वो था क्या कहते हैं, वो अरेस्ट हुआ था, जेल में था, कि वो कहना है उसको वहां बदला गया। अब उन्होंने लाइक उसने बेसिकली ही हैज हैंडेड ओवर द गोलन हाइट्स टू इजराइल। करेक्ट, लीगल हो गया। हाँ, उसको वो हाथ में दे दिया है, लो भाई ये ले जाओ। तो वो कमाल की बात है, जो वहां पैदा हुआ गोलन हाइट्स में, उसने वो पूरा वो गोलन एरिया उसको उसका हाथ में दे दिया, इजराइल के हाथ में। राहुल गांधी भारत को दे देंगे अमेरिका को। वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। पता लगा हम लोग राहुल गांधी को बांग्लादेश में असाइलम दिलवाएंगे। अब जो चल रहा है ना जिस तरह से, वो आज वो देखा, वो ऐड निकाला है, सुनो जो बीजेपी ने एक निकाला है, बेसिकली द थिंग इज, ये जो आरएसएस बीजेपी वाला जो पूरा है ना तंत्र जो है, ये सीधा कभी अटैक करता नहीं है। अगर ये सीधा अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ ज्यादा ही मतलब वो ऐसे पॉइंट पे आ गए हम सारे कि और कोई चारा है नहीं, कि इट्स अ फाइट टू द फिनिश, समाप्ति की ओर है अभी। एनीवे टॉपिक चेंज हो जाएगा। हाँ। आप बता रहे थे गोलानी ने पूरा हैंडओवर कर दिया, तो एक बात बताइए कि जो आज जो हमारा गहन राज्य है, काला डिब्बा जो है जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें कौन आता है कौन जाता है उस पर हम पढ़ते तो खोल ही देंगे धीरे धीरे काले डिब्बे पे, लेकिन काले डिब्बे पे के जो काले डिब्बे की जो करतूतें हैं आज के समय में भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो इस काले डिब्बे को कैसे रोका जाए, क्या करा जाए काले डिब्बे के लिए? हम लोग एक तो जनता को सतर्क रहना पड़ेगा, हम सभी को सतर्क रहना पड़ेगा, वो तो हम लोग हैं ही। जितना जागरूक आजकल हिंदू हैं वो कोई भी नहीं है, जागरूक हिंदू आर द बेस्ट, मतलब पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में हम लोग कोई बराबर नहीं, कोई नहीं करता। तो व्हाट डू यू सी व्हाट वी शुड डू एज कॉमन पीपल? पहली बात तो ये है कि अगले कुछ महीनों जब तक ये है, उसके बाद भी जब ट्रंप आएंगे उसके बाद भी ये जो गहन राज्य या जो काला डिब्बा है, ये कोशिश पूरी करेंगे टू उकसाने के लिए हिंदुओं को, कि उकसाओ और ऐसा एक सिचुएशन बना दो इंडिया में कि एनार्की फैले। और ये पहले से तैयार बैठे हैं, अगर हम देखेंगे कितने वेपन्स वगैरह वो हैं जो जिहादियों के पास हैं, देयर इज अ वे टू हैंडल दिस। और वो तरीका सही वो है कि जो योगी जी का तरीका है। तो क्या है कि अब जिस तरह से ये दुनिया ये लेकर जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में एक बड़ी वॉर होना, आप उसको वर्ल्ड वॉर कह लो, ग्लोबल वॉर कह लो, जो मर्जी कह लो, वो होना लाजमी है। मतलब इट इज ऑलमोस्ट लाइक सर्टेन के ऐसा होगा। अब जो इवन अगर ट्रंप आ जाए तो भी, हमने कुछ देर के लिए उसको पुश किया है, अगले आने वाले 5 से 10 सालों में ऐसा जरूर होगा कि जो ये सारी ह्यूमन राइट्स का जो वोकिज्म है ना, वो साइड पर रख दिया जाएगा। बिकॉज जो सोसाइटीज हैं, यूरोपियन और अमेरिकन सोसाइटीज, वो इतनी डीपली इंपैक्ट हो जाएंगी कि एक नाजी लेवल का वो राइट विंग जो है वो वापस आने की कोशिश करे। वो आ भी रहा है, वो हम सब देख रहे हैं। उस समय इंडिया के पास बेस्ट ऑप्शन होगा टू बैलेंस द सोसाइटी, टू हैंडल द सोसाइटी इन अ वे के उसमें ये जो जिहादी थॉट है किसको किस तरह से समाप्त किया जाए, ताकि एक नया राज्य बन सके।
बिकॉज आगे का क्या है कि एक्सक्लूसिविटी का जो वो नाटक है ना, जो कि हम ही हम है, जो हम बोले वही सही है, और गजवा हिंद और ये सब, वो देख उसको खत्म होना पड़ेगा। देख उससे भारत हमेशा इंक्लूसिव धर्म के ऊपर चलने वाला एक सोसाइटी सिविलाइजेशन रही है, उसको वैसे ही रहना चाहिए। और जब आप एक इंक्लूसिव आदमी को या इंक्लूसिव थॉट को एक एक्सक्लूसिव आदमी एक्सक्लूसिव थॉट के साथ एक ही पेडेस्टल में रख दो, एक ही टेबल पे बिठा दो, तो एक्सक्लूसिव थॉट जो होती है वो इंक्लूसिव थॉट को खत्म कर देती है, क्योंकि उसका तो एम ही है। तो आप वो दोनों को एक साथ नहीं बिठा सकते। तो बाय द ओनली वे to establish inclusivity is to take out the exclusivity. There is no parity. There cannot be a parity. There should not be a parity. अगर ऐसी पैरिटी रखोगे तो इंक्लूसिविटी हमेशा खत्म हो जाएगी। तो ये एक लाइक समझना बहुत जरूरी है, राइट? जो बड़े सारे लोग नहीं समझ पाते पूरी तरह से, राइट? तो उस तरह से मुझे लगता है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब ऐसा होगा। तो वो जो टाइम आएगा तब हमें चूकना नहीं चाहिए टू एस्टैब्लिश इंक्लूसिविटी। एक्चुअली क्या है कि ये इतना जो भारतीय गवर्नमेंट, भारतीय सरकार, ये सब लोग काम तो करते ही हैं, ये भारतीय इंटेलिजेंस सर्विसेज का क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि उनको भी ऐसा समझ में आ रहा है, दे आर मोर इंटेलिजेंट देन, क्योंकि वो इसी काम में कम लगे रहते हैं, उनका काम ही है भारत की रक्षा करना फ्रॉम ऑल दीज पीपल। व्हाट आर दे डूइंग? व्हाट कैन दे डू? आई थिंक वो सी ये इतने सारे टाइम में जो अभी हुआ वो दो इंडिकेशन है। मैं इंडिकेशन से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि इतनी सारी फोर्सेस हैं जो people like Modi ji and all those people, they would want to finish him off, पर उनको अब तक हाथ नहीं लगा पाए। ये एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि बड़े सारे लोग हैं जो बात करते हैं कि मोदी जी को रिप्लेस करना है, ये करना है। मैं कहता हूँ पहली बात तो ये, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये है कि पावर को जीतना, इलेक्शन जीतना। दूसरा होता है पावर को बरकरार रखना, और तीसरा होता है पावर को एस्टैब्लिश करने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए जिंदा रहना। अगर आप देखो इंडिया की हिस्ट्री में, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, इवन इंदिरा गांधी हो, ये इन तीनों एरियाज में कहीं ना कहीं फेल हुए, राइट? तो ये इतना आसान काम नहीं है। ये कोई ना कोई पीछे से बैठा हुआ ये सब इंश्योर कर रहा है कि अब वो गलतियां ना हो जो हो चुकी हैं, और ये पूरा गहरा राज्य जो है वो सक्सीड ना कर सके, इंक्लूडिंग द जिहादी फोर्सेस, क्योंकि वो तो बड़ी पूरी कोशिश करेंगे, और उन्होंने ऑलमोस्ट वो कोशिश में सक्सेसफुल भी शायद हो जाते। जैसे वो पंजाब में जब एक बार जा रहे थे, ब्रिज पे अटक गए थे वहां पर। पहली बात तो वो। दूसरी बात यह है कि इंडिया में कोई अटैक्स नहीं हुए, मतलब एक या दो, वो जैसे बैंगलोर में एक छोटा सा हुआ, और बाकी जगह वो पकड़े जाते हैं पहले से। तो इनको पता तो है कि क्या हो रहा है और उसको कैसे चैलेंज करना है। I don't think there is a better person than Ajit Doval to kind of think through all these things. Yeah, he must have thought through all these things, and even people like Modi himself and other folks. So वो कई बार बड़ा सीधा नहीं होता इनका जो तरीका होता है काम करने का। मैं एग्जांपल देता हूँ। जब 1971 की जब वॉर थी ना, तो मार्च में इंदिरा गांधी ने बोला था कि मेरे को ये करना है, वॉर करनी है। तो जो रॉ और मिलिट्री, खासकर रॉ ने बोला हमें प्रिपरेशन के लिए थोड़ा टाइम दो, ताकि हम इंश्योर करें कि हम ये जीतेंगे वॉर को। तो उन्होंने क्या किया कि एक बंदे को भेजा उन्होंने पीओके में कि जाके वहां इन्फिल्ट्रेट करो, वहां से सीक्रेट्स लेके आओ। वो वहां जब गया तो वहां वो पकड़ा गया, उसको उन्होंने फ्लिप कर दिया।
तो उसको भेजा कि आप जाके वहां से इंडिया में जाके एक प्लेन को हाईजैक करके लेकर आओ, और ताकि हम इंडिया को हम कॉर्नर करेंगे। वो जब वापस आया तो उसको बीएसएफ ने पकड़ लिया। तो उसने उनको समझ में आ गया कि ये बंदा फ्लिप हुआ है, तो उसको पकड़ लिया उन्होंने और उसको तोड़ दिया। तो वो बंदा, उसने बता दिया सारा, ही स्पिल्ड आउट एवरीथिंग। उसका नाम है हशीम कुरैशी। वो हशीम कुरैशी को उन्होंने कहा हाँ तू तू वो हाईजैक कर प्लेन को। पर उन्होंने एक पुराना प्लेन जो बिल्कुल खंडर की तरह था, उसको फेंकने वाले थे, उसी को उन्होंने रिफर्बिश करके उसको बनाया इंडियन एयरलाइंस गंगा फ्लाइट। वो इंडियन एयरलाइंस गंगा की जो फ्लाइट थी वो हशीम कुरैशी और अशरफ कुरैशी ने दोनों ने मिलके हाईजैक की और उसको पाकिस्तान ले गए। पाकिस्तान लेके जाके उन्होंने वहां लैंड की, और उन्होंने वो लैंड करने के बाद वो भुट्टो का फोन आया उसको, वो सब रिकॉर्ड हुआ। भुट्टो का फोन आया, उन्होंने उसको हीरो बना दिया पाकिस्तान का, उन दोनों को। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब जो हमारे जो जिहादी वो लोग हैं उनको आप रिहा करवाओ। इंडिया ने रिहा नहीं किया, पर उनको छोड़ना पड़ा। जो सारे वो हाईजैक्ट लोग थे जो वहां उन्होंने बिठा के, उन्होंने ऐसे ही लोगों को भेजा था। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम दैट वुड हैव बीन एक्चुअली इंटेलिजेंस एजेंसी फोक्स। वो सारे बस में वापस आ गए। उन्होंने प्लेन को उठा के जला दिया। तब उनको समझ में आया कि क्या खेल खेला गया था, क्योंकि इंडिया ने उस बात को लेकर, उसको गंगा हाईजैकिंग का पूरा एपिसोड, उन्होंने, इंडिया ने उस बात को लेकर यह कहा कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया की एयर स्पेस को वो इम्पैक्ट कर रहा है, इंडिया के ऊपर वो कर रहा है, इसलिए, और डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम इंडिया की एयर स्पेस बंद कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। उस समय तक ये कर रहे थे, पाकिस्तान वाज यूजिंग द सिविल एयरलाइंस टू सेंड ऑल द आर्म्स एंड एम्युनिशंस टुवर्ड्स ईस्ट पाकिस्तान, पीपल ऑल्सो। वो सब बंद हो गया। उस समय एक्चुअली सैम मैनेक्शॉ की जितनी जो जो नोटिफिकेशंस थी, जो फॉर्मेशंस थी, वो आईएसआई ने इन्फिल्ट्रेट करके दे वर टेकिंग। So they knew all the formation, they knew all the notification that Sam Manekshaw was giving. Despite that, they lost the war. Why? Because वो airspace बंद थी. By the time they used to come all the way, वो refuel करने के बाद, it would take forever, and they were not able to win the war. तो कई बार अब जब वो हुआ गंगा हाईजैकिंग, तो वो फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई होगी, अरे हमारा प्लेन हाईजैक हो गया। उनको ये नहीं पता वो डब्बा था जो वहां भेज दिया उन्होंने उठा के जला दिया। वो बड़े खुश कि डब्बा, हमने प्लेन जला दिया, उनको ये नहीं पता वो डब्बा था। तो वो कई बार क्या होता है कि कई चीजें हमारे सामने नहीं आती, पर वो होती है। जैसे नागा अकॉर्ड जो हुआ था राजीव गांधी का, वो नागा अकॉर्ड जो हुआ था, उसमें क्या होता, अजीत डोवल हैड इन्फिल्ट्रेटेड। उसमें ना 8 उनके ग्रुप्स थे, 8 में से 7 ग्रुप्स ही इन्फिल्ट्रेटेड एंड ब्रॉट देम ओवर टू द इंडियन गवर्नमेंट साइड। 8वां जो था उसको धमकी दे दी, भैया 7 तो जा चुके हैं, सब तू ही बचा है। उसकी वजह से नागा अकॉर्ड हुआ था 1980s में, जो वो राजीव गांधी ने किया था। कई बार चीजें अगर नीचे से करो तो वो बेटर रहती हैं। आई एम श्योर के अंडर द होल थिंग देयर वुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हो रही हैं। इवन बांग्लादेश में, बांग्लादेश कब उसका एयर स्पेस, उसका एक्सेस टू द पोर्ट्स कब खत्म हो जाएगा, हम उनको पता भी नहीं चलेगा। मालूम है मुझे, मेरे दोस्त वहां पे बैठे हुए क्योंकि अगर आप देखो तो पूरा वो रंगपुर और उसके नीचे जो वो सिलेट वाला पूरा जो एरिया है, वो किस दिन चला जाएगा उनके हाथ से, उनको पता भी नहीं चलेगा। भाइयों और दर्शकों, भगवद गीता पढ़िए, निर्भय बनिए, और डरने की बात नहीं है। जो डरते हैं वो, उनको हमेशा लोग डराते हैं। तो निर्भय बनिए, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। और दुनिया में युद्ध का समय, सारे युद्ध के समय अच्छे होते हैं, समझे आप। जय भवानी, जय शिवाजी दीजिए और शुरू हो जाइए। और देश कपूर जी, बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी सीरीज इसमें होगी हमारी, क्योंकि आज हमने बहुत सारे पहलू टच किए हैं, और दर्शकों का भी इस पे तो बहुत दिमाग उनका हर तरफ जाएगा, क्योंकि हर तरफ गए हैं। और मैं देश कपूर जी ने इतनी रिसर्च करी है, मैं उसको स्पेसिफिक पॉइंट पे लेकर आऊंगा। तो और मेरे व्यूज आप धार्मिक वाले देखते रहिए, उसमें इतने सारे प्लेलिस्ट हैं। और देश कपूर जी आपको
बड़े प्रवचन देते हैं, बहुत धार्मिक प्रवचन भी देते हैं उनके, तो उस पे भी लेकर आएंगे और इस पे भी काम करेंगे। तो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। देश कपूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक और यू। हम लोग फिर मिलेंगे अगले शो में जल्दी ही। अभी आप समय निकालिएगा। एब्सोल्युटली। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।